हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम RS प्री के लिए मैथ्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उसमें हमने अभी तक परम्यूटेशन यानी क्रमचय नाम की चीज़ को पढ़ लिया है और उसमें अब आगे इसी टॉपिक में कॉम्बिनेशन नाम का एक टॉपिक और है, उसको हम आज पढ़ेंगे और फिर आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लेंगे। और जो अभी पेपर हुआ था आपका लास्ट ईयर RS का, उसमें भी जो क्वेश्चन आया इस टॉपिक से हम उसको भी करेंगे और आप देखेंगे कि इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को आप कितना इजीली कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मैंने शुरू में पहले दिन बोला था कि कॉम्बिनेशन जो है परम्यूटेशन से इजी है और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस भी मैंने समझाया था कि कब आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है और कब परम्यूटेशन यूज करना है। देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। संचय यानी सिलेक्शन। जब कभी भी बात सिर्फ सिलेक्शन की हो, सेलेक्ट करने की हो, यानी कितने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है, तब बात होती है कॉम्बिनेशन की, संचय की। ठीक है। और जब उसको अरेंज की भी बात हो तो बात होती है परम्यूटेशन की, क्रमचय की। तो यहाँ जो आज पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर या अरेंजमेंट जो है ना उसका महत्व नहीं है, सीक्वेंस का महत्व नहीं है। क्रमचय में क्या होता था, सीक्वेंस भी मैटर करती थी, लेकिन कॉम्बिनेशन में सिर्फ सेलेक्ट करना है कि हम कितने तरीकों से किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें ऑर्डर क्या है वो मैटर नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, दो लोग हैं A और B। अब मेरे को इन दोनों को सेलेक्ट करना है, यानी दोनों को लेना है, तो दोनों को मैं कितने तरीकों से ले सकता हूं, कितने तरीकों से ले सकता हूं, कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकता हूं। यानी मैंने सिलेक्शन की बात की तो मैं इनको कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकता हूं, मैंने ले लिया एक को और दूसरे को, बस यही है कॉम्बिनेशन। अगर इसमें भी अब परम्यूटेशन की बात करें, परम्यूटेशन में क्या करते थे, अब यहीं पे देखो, यानी मैंने पहले एक को लिया फिर बी को लिया और फिर पहले हो सकता है मान ले ऐसा नहीं करते, पहले बी को लेते फिर एक को लेते। ये तो जो था ये था परम्यूटेशन और ये जो है ये कॉम्बिनेशन। ये डिफरेंस है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में। मतलब आपको समझ आया होगा कि कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें सिर्फ सेलेक्ट करने के तरीके देखे जाते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में उनको ले रहे हैं। सिर्फ दो लोगों को लेना है, ले लिया, चाहे पहले ए को लो चाहे बी को लो, बस ले सकते हैं। तो ऐसा तरीका एक है, एक तरीके से ले सकते हैं, लेकिन उनको अरेंज करने के तरीके दो है। तो ये तो है परम्यूटेशन और ये है कॉम्बिनेशन। ये मेन डिफरेंस है, यही हम पहली क्लास में समझने का प्रयास कर रहे थे उस दिन। आपको उस दिन भी समझ में आ गया होगा, लेकिन आज ये और ज़्यादा डिटेल में समझ में आ गया होगा इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। दो लोगों को चुनना है, दो लोगों को चुन लिया। लेकिन परम्यूटेशन में क्या होगा कि उनका ऑर्डर भी मैटर करेगा कि पहले किसको लिया और बाद में किसको लिया। जैसे मैं यही बात तीन लोगों पे एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तीन लोगों को लेना है आपको, यह है A, B और C। तीन लोग हैं, इनमें से दो लेने हैं आपको, दो लोगों को चुनना है। दो लोगों को चुनना है आपको। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि पहले मैं मैन्युअली करके बताता हूँ कि कैसे कैसे उनको चुन सकते हैं आप। जैसे आपने पहले ले लिया AB को और AC को ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप हो सकता है BC को ले लिया आपने। अब AC तो ऑलरेडी आ गया, BC आ गया, AC आ गया। अब यहाँ क्या करते थे, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन, लेकिन परम्यूटेशन में क्या करते थे, AB को ले लिया, B को चेक करते थे, AC को ले लिया, CA को चेक करते थे, BC को ले लिया और CB को भी चेक करते थे। और ये मतलब ये क्या हुआ यहाँ पे इनका अरेंजमेंट भी मैटर करने लग गया कि ऑर्डर भी क्या होता है, यहाँ ऑर्डर भी चाहिए। ये हो गया परम्यूटेशन, इनको कितने तरीकों से इनको व्यवस्थित किया जा सकता है, वो तो हो गए 6 तरीके। और कितने तरीकों से इनको सेलेक्ट किया जा सकते हैं, वो हो गए 3 तरीके। यानी ये तो हो गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपने AB ले लिया, बस दो लोगों को लेना था, पहले A और B को ले लिया। अब मैटर नहीं करता कि पहले B को लिया है कि A को लिया है, आपने ले लिया दो लोगों को, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका A और C को ले लिया, तीसरा तरीका वो B और C को ले लिया। लेकिन परम्यूटेशन में क्या होगा कि AB को मान लिया आपने चुना, लेकिन उसके साथ ये भी मैटर करेगा कि पहले A को लिया कि B को लिया। तो वहाँ पे दो तरीके हो जाएंगे, पहले AB को लिया या फिर B को पहले लिया, A को बाद में लिया। यहीं पहले A को लिया फिर C को
पहले सी को फिर ए को, पहले बी को फिर सी को, और पहले सी को और फिर बी को। ये मेन डिफरेंस था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो आपने आज देखा। अब सर यहाँ पे हम कैसे कर सकते थे, परम्यूटेशन में कैसे करते थे, जैसे 3 लोग थे, 3 में से 2 को सिलेक्ट करते थे तो आप क्या करते थे, सेलेक्ट करके उनको अरेंज करना होता था, 3p2 करते थे। कैसे करते थे, 3 फैक्टोरियल बटे 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यही करते थे, n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। 3 को लिख सकते थे 3 2 1 बटा 1 का 1 होता है नीचे। 6 तरीके होते थे। तो सर इसका भी कोई ऐसा सूत्र होता होगा, इसका भी कोई फॉर्मूला होता होगा। यहाँ हम बार बार मान लो, यहाँ तो छोटी चीज़ थी, कम लोगों को काउंट करना था, कम लोगों को सेलेक्ट करना था, तो सर आपने मैन्युअली कर लिया। लेकिन ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ भी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के यूज़ से जो भी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होंगे हम उन फॉर्मूले के यूज़ से ही करने वाले हैं। जैसे परम्यूटेशन के सारे क्वेश्चंस हमने फॉर्मूले से किए, यहाँ कॉम्बिनेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, उसके क्वेश्चंस हम फॉर्मूले से करेंगे। देखो वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। n में से, n वस्तुओं में से r को चुनने के तरीके। यहां देखो सेलेक्ट, ये चुनना बोला है मैंने, इसका मतलब है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना है। और वहां क्या था, अरेंज करना था, वहां व्यवस्थित करना था चीजों को। ऑर्डर भी वहां पे मैटर करता था, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। चुनने के तरीके, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब NCR। अगर आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, आपको n ऑब्जेक्ट्स गिवन है और आपको रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स जो है r है, तो r ऑब्जेक्ट्स चुनने के तरीके होते हैं n में से NCR। सर इसको कैसे लिखते हैं, ये क्या मतलब है, जैसे NPR होता था, यहाँ पे NCR है, वहाँ P का मतलब परम्यूटेशन होता था, यहाँ C का मतलब कॉम्बिनेशन होगा। ये दोनों एक तरह से सिर्फ उनके सिंबल है, P मतलब परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, C मतलब कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। N वहाँ भी टोटल ऑब्जेक्ट था, R रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पर भी n टोटल है और r जो है रिक्वायर्ड। सर लेकिन इसको अपन कैसे करते हैं, उसको तो कर लेते थे हम, लेकिन इसको करते हैं n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल क्या चीज़ है वो आपको पहले भी मैंने बताया था। जैसे किसी भी संख्या के आगे आपने फैक्टोरियल लगा दिया, जैसे 7 के आगे आपने लिख दिया फैक्टोरियल, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 7 को गुणा करते जाना है जब तक 1 ना आए। यही था फैक्टोरियल का मतलब, आपने पहले की क्लास में देखा भी था कि फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। फिर भी जिन्होंने पहले की क्लास नहीं देखी, आज से ही क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा फैक्टोरियल वाली चीज़ वापस बता देता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है, इसको किस तरह से लिखा जाता है। फैक्टोरियल का हिंदी में मतलब होता है क्रम गुणित, यानी क्रम से गुणा करना है और कम होते जाते हुए। जैसे 8 फैक्टोरियल आपके सामने लिख दिया, तो इसका मतलब है 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा और 1। ठीक है, आपके सामने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, ये तो नॉर्मल चीज़ें थी कि फैक्टोरियल का क्या मतलब है, लेकिन किसी भी फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे 8 फैक्टोरियल है, आपने लिख दिया 8, और ये आगे का क्या चीज़ है पूरी, ये आगे की क्या चीज़ है, आगे की यही तो चीज़ है, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 गुणा 7 फैक्टोरियल। ये पूरे को आप 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, क्योंकि ये 7 से कम होते होते 1 तक गुणा हो रहा है, तो इस पूरे को 7 फैक्टोरियल लिख सकते हो आप। ठीक है जी, लेकिन क्या कर सकते हो, आगे और कुछ कर सकते हो क्या इसमें, जी कर सकते हैं। आपने 8 गुणा 7 दोनों लिख लिया, फिर आगे जो बचा ये क्या है, ये 6 फैक्टोरियल है जी, इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। मतलब आप चाहे जहाँ तक गुणा कर दो, फिर आगे जो गुणा नहीं करा उनके आगे फैक्टोरियल लगा दो। कहने का मतलब अगर मैं जैसे लिखना चाहूँ 13 फैक्टोरियल को लिखना चाहूँ तो मैं 13 गुणा 12 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसको मैं 13 गुणा 12 गुणा 11 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। इसको मैं 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब आगे वही तो है जो इसको गुणा करने से आएगा। और एक्चुअली में ये क्या है, 13 12 11 ऐसे गुणा होते होते लास्ट में 2 गुणा 1, यही तो है। तो इतनी चीज़ को आप लिख सकते हो 12 फैक्टोरियल। अगर 12 को आपने लिख लिया तो बाकी चीज़ को लिख सकते हो 11 फैक्टोरियल, 11 आपने लिख लिया तो बाकी चीज़ को लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से देखो अब n फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है, n गुणा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये भी लिखा जा सकता है। आप मान लो n माइनस 1 को भी लिखना चाहे तो n गुणा n माइनस 1 और आगे जो आएगा उसका फैक्टोरियल लिख सकते हो, n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ऐसे भी आप आगे कर सकते हो। लेकिन फैक्टोरियल का बेसिकली मतलब क्या होता है
कि ऑर्डर में है ना कम होता जाएगा और अपने से जस्ट पीछे वाले से गुणा होते जाएगा। ये फैक्टोरियल का मतलब है क्रम से गुणा होता जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा n वस्तुओं में से r को चुनने के तरीके जो होते हैं NCR होते हैं, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। अब मैंने पहले भी डिफरेंस भी बताया था आपको एक एग्जांपल लेके कि जैसे अगर क्रिकेट के प्लेयर्स है, सबसे पहले किसी भी टूर के लिए कोई टीम जाती है तो 15 प्लेयर्स का चयन करना होता है। तो 15 प्लेयर्स जो होते हैं उनमें से अब 11 प्लेयर टीम में खेलते हैं एक साथ एक मैच में। तो 11 प्लेयर को सबसे पहले क्या करता है, कैप्टन उनको चुनता है 11 प्लेयर्स की कौन से खिलाने। तो वो तो हो गया उनका सिलेक्शन, वो उसका कॉम्बिनेशन होता है कि किस किस कॉम्बिनेशन से वो 11 प्लेयर्स को चुन सकता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो टीम होती है उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, उसमें से 11 का चयन करना है, तो बताओ कि कितने तरीकों से उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो बताओ कितने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है, 15 प्लेयर है, लेकिन किसी मैच में 11 प्लेयर ही खेल सकते हैं। आपको 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना है कि कौन कौन से प्लेयर मैं लूँ, तो ऐसे कितने तरीकों से उनको चुना जा सकता है, मतलब इससे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि एक टीम है उसमें 10 खिलाड़ी सेम है, 11वां अलग है, दूसरी टीम है उसमें फिर 9 खिलाड़ी सेम है, 2 खिलाड़ी अलग अलग है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन इनके बन सकते हैं ना, कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे। तो 15 प्लेयर्स में 11 प्लेयर्स को चुनने के जो तरीके हैं वो होते हैं 15C11, ये इतने कॉम्बिनेशन उसमें बनेंगे। अब जो होता है 11 प्लेयर आपने चुन लिए, अब बैटिंग आई, टॉस जीता, बैटिंग आई। अब 11 प्लेयर में कौन ओपन करेगा, 1 डाउन पे कौन जाएगा, फिर 2 डाउन पे कौन आएगा, ये जो अरेंजमेंट होता है ना, ये होता है परम्यूटेशन, क्योंकि वहां फिर ऑर्डर मैटर करने लगे। वो कितने तरीकों से ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये हो गया परम्यूटेशन, और कितने तरीकों से चुन सकते हैं वो हो गया कॉम्बिनेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। जैसे मैंने भी वहां पे एक एग्जाम्पल लिया था कि 3 लोगों में से 2 लोगों को चुनना है। A B C 3 लोग थे, A B C 3 लोग थे आपके सामने, 3 लोगों में से 2 लोगों को चुनना था। A B C 3 लोग थे, अब 2 लोगों को चुनना था, यहाँ पे सेलेक्ट करना था। सेलेक्ट यानी मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, जब भी सिलेक्शन की बात होगी कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, जब अरेंजमेंट की बात होगी, व्यवस्था की बात होगी, तब मैं परम्यूटेशन का यूज करूंगा। तो मेरे को 3 लोगों में से यह है 3, इसमें से 2 का सिलेक्शन करना है, तो 3C2 तरीकों से मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो 3 तरीके कौन से आए थे आपके सामने, पहले AB ले लिया, फिर BC ले लिया और फिर AC ले लिया, ये 3 तरीके थे। तो देखो क्या यहाँ से भी 3 तरीके आ रहे हैं क्या, ओपन करो उसको, ये क्या है N, ये क्या है R, तो क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2 गुणा 1, और 1 फैक्टोरियल अपने आप में 1 होता है। 2 गुणा 1 2 गुणा 1 कट गया, 3 आ गया आंसर। क्या वहां भी 3 तरीके आ रहे थे कॉम्बिनेशन के, सेलेक्ट करने के तरीके कितने आ रहे थे, सेलेक्ट करने के तरीके जो आ रहे थे आपके सामने वो 3 आ रहे थे। यहाँ पे देखो AB AC और BC 3 तरीकों से अपन सेलेक्ट कर सकते थे। और ये क्या था, ये अरेंजमेंट था। जैसे AB को आपने सेलेक्ट कर लिया, ये बस तरीका हो गया, AB को लो चाहे BA को लो, ये एक ही तरीका माना जाएगा दोनों को सेलेक्ट करने का। लेकिन AB और BA को ऐसे अलग लेते हो, ये उनका अरेंजमेंट माना जाएगा। तो परम्यूटेशन में तो ये 2 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही। तो ये फर्क था, मैंने कहा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। आपने कहा सर फॉर्मूले से इस चीज़ को कैसे कर सकते थे, मैंने कहा फॉर्मूले से ऐसे कर सकते थे कि आप NCR फॉर्मूला यूज कर सकते थे। NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जबकि NPR का क्या फॉर्मूला होता था, n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। वह अरेंजमेंट था, यह सिलेक्शन है। मेन चीज़ याद रखनी है, जब भी सिलेक्शन की बात करनी है अपने को कॉम्बिनेशन पता करना है, और जबकि व्यवस्था की, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, शब्दों का अरेंजमेंट हो गया कि किस तरह से उनको सेलेक्ट किया जाए, किस शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो वहाँ पर व्यवस्था मैटर करती है, अरेंजमेंट मैटर करता है। लेकिन सिर्फ चुनना हो, मेरे को सिर्फ सेलेक्ट करना हो कि मेरे को तो 3 शब्द लेने हैं, 50 शब्द है, उनमें से 3 शब्द लेने हैं, तो मैंने 50C3 इतने तरीकों से मैं उन शब्दों को ले सकता हूँ। अब मेरे को नहीं मतलब उनसे क्या बनाना है, शब्द बनाना है नहीं बनाना है, कॉम्बिनेशन में सिर्फ इतनी बात है कि कितने तरीकों से मैं उनको चुन सकता हूँ, कितने तरीकों से मैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये कॉम्बिनेशन की बात होती है। जबकि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट की बात होती है। इतनी क्लास में हमने सिर्फ इतना देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपको डिफरेंस समझ में आया, दोनों के फॉर्मूले हमने देखे, फिर मैंने बताया कि कब परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करना है, कब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है। तो आपने कहा कि सर जब अरेंजमेंट की बात आए तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करना है, जब सिलेक्शन की बात आए तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है। ज़्यादातर एग्जाम में संभावना रहेगी कि कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आए, क्योंकि जो लास्ट बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया था वो भी कॉम्बिनेशन से ही आया था।
हम उसको भी सोल्व करेंगे अभी इसी मेथड से, जो हम सिखा रहे हैं इसी मेथड से करेंगे। आप देखोगे कि कितना आसान है। तो हम इतना आपको करा देंगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करके आए, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। फिर मैंने फैक्टोरियल बता दिया, फैक्टोरियल क्या होता है। यहाँ पे ये 3 लोगों में से 2 लोगों को चुनने के तरीके बता दिए। अब फैक्टोरियल में कुछ एक चीज़ होती है कॉम्बिनेशन में, उनको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे मैंने कहा कि 5 लोग हैं में से 3 लोगों को चुनने के तरीके, 3 लोगों को सेलेक्ट करने के या चुनने के तरीके बताओ। अब फॉर्मूले में यूज करना है। फॉर्मूला बताया था एन यानी टोटल, उसमें से कितने आर यानी 3, एन में से आर चुनने के तरीके क्या बताया था, एन सी आर। मैंने फॉर्मूला लिखा था एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ एन जो है आपका 5 है, आर है आपका 3 है, तो आपने लिखा 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। आपने लिख दिया 5 फैक्टोरियल यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे लिख दिया 3 फैक्टोरियल यानी 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ जो आ गया ये 2 फैक्टोरियल आ गया, इसको आपने लिख दिया 2 गुणा 1, ठीक है। अब सर मैंने कहा दूसरी चीज़ बोली कि 5 लोगों में से, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, अभी पहले दूसरी चीज़ बता रहा हूँ। मैं से 2 लोगों को चुनने के कुल तरीके, तो सर आपने कहा कि n 5 है r 2 है, तो 5c 2 हो जाएगा। लिख दिया 5 फैक्टोरियल, यहाँ लिख दिया 2 फैक्टोरियल, यहाँ लिख दिया 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, आगे लिखा 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। कुछ चीज़ नोट हुई, कुछ चीज़ नोट हुई क्या आपको, या आगे और कर लो। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1। इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो, क्या कुछ सिमिलरिटी है दोनों में। मैंने कहा 5 में से 3 चुनना था, तो ये आया था 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मैंने कहा 5 में से 2 चुनना है, तो आ रहा है 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। सर दोनों सेम ही तो आ रहे हैं, दोनों से सेम ही तो आ रहा है। 5 में से 3 चुनना था, तो भी देखो 3 से 2 2, कितने आए 10। यहाँ पे 3 से 2 2 से 2, कितने आए 10। सर 5c3 भी 10 आया, 5c2 भी 10 आया। 5c3 यहाँ पे जो निकाला था आपने 5c3 निकाला था, यहाँ पे यहाँ 5c3 निकाला था, यहाँ 5c2 निकाला था। दोनों सर सेम कैसे आए, तो क्या लॉजिक है सर इनका सेम आने का, क्या लॉजिक है इन दोनों के सेम आने का, क्या लॉजिक है। देखो अब यहाँ से एक चीज़ नोट करनी होगी आपको, एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि ऊपर वाला क्या है 5 है, यहाँ भी 5 है, और नीचे वालों का सम, इनका जो सम है, इनका जो योग है वो कितना हो रहा है, वो भी 5 हो रहा है, यानी वो n के बराबर हो रहा है, यानी वो n के बराबर हो रहा है। तो सर n के बराबर हुआ तो बात यह है कि n सी r और n सी n माइनस r इक्वल होते हैं। मैंने क्या बोल दिया इतनी देर में कि 5 थे, n की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ 5 में से 3 सेलेक्ट करने थे, यहाँ 5 में से 2 सेलेक्ट करने थे। दोनों की वैल्यू मैंने पता करी, दोनों की सेम आ गई, तो इसका मतलब टोटल n है, ये n है, ठीक है। और जो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, इन दोनों का सम अगर n के बराबर हो, इन दोनों का योग अगर n के बराबर हो, इन दोनों का योग अगर n के बराबर हो, तो एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। सर ये क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी। अभी वो भी पता करेंगे हम आगे कि कैसे इसके मदद से कैलकुलेशन जो है आसान होगी। पहले इसको सीखो, पहले जो मैंने बताया उसको ध्यान से सुनो। एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या बताया। मैंने बताया कि आपके पास n की कोई वैल्यू है, ठीक है जी, n की कोई वैल्यू है। अब 2 चीज़ें हैं मेरे पास, एक मान लिया एन सी आर है, दूसरा एन सी एन माइनस आर है। अगर उन दोनों का सम एन के इक्वल हो रहा है तो उन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। कैसे सर, यहाँ एन 5 था, यहाँ भी एन 5 है, यहाँ 5c3 था, यहाँ 5c2 है। इन दोनों का योग जो है ना नीचे वाले का 5 हो रहा है, और 5 अपना n है,
इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, इन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो इक्वल आएगी। देखो और मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे आपके सामने मैंने लिखा 7C4, ठीक है, मैंने लिख दिया 7C4, ठीक है, और दूसरी चीज 7C3। सोल्व करते हैं सर। 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस, पहले तो 4 लिख लो, फिर 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये समझ में आ गया? या लिख के बताऊँ 7 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। देखो इसको वापस, 7 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये तो है। क्या होता है? NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? तो यहाँ आ गया ये 7 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। यहाँ इसको सोल्व करोगे 7 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल। देखा सर दोनों सेम आ गए, आने ही थे सेम। क्यों आने थे सेम? क्योंकि देखो ऊपर तो n दोनों में इक्वल है, n दोनों में इक्वल है, और ये दोनों है, इन दोनों का अगर मैंने ऐड किया तो वो n के बराबर आया, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो वो n के बराबर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब n दोनों में सेम हो और नीचे वाले दोनों का योग n के बराबर हो तो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। यही तो मैंने लिखा कि NCR और दूसरा वाला NCN माइनस R। अब इन दोनों का योग करके देखो, R प्लस n माइनस R जो होता है n, यानी इन दोनों का योग जो है n के इक्वल हो रहा है, तो ये दोनों भी अपने आप में इक्वल होंगे, ये दोनों भी अपने आप में इक्वल होंगे, ये दोनों भी अपने आप में इक्वल होंगे। ये आपको याद कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। जैसे अब मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा, उनके इक्वल क्या होगा। मैंने लिखा 15C13, अब इसके इक्वल क्या होगा? इसके इक्वल होगा, मैंने कहा n तो दोनों में बराबर होता है, नीचे वाले दोनों का योग n के बराबर आना चाहिए। यहाँ अगर 13 है तो यहाँ अगर 2 होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैंने यही तो बात बोली थी, n दोनों में सेम होगा, n दोनों में सेम होगा, नीचे वाले दोनों का योग n के बराबर होगा, n दोनों में सेम होगा, नीचे वाले दोनों का योग n के बराबर होगा। जैसे मैंने लिखा 17C14, तो ये किसके इक्वल होगा? 17C14 तो है, 17 बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे को? 3 चाहिए। अब देखो ये दोनों जो होंगे इक्वल होंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 52C43, ये किसके इक्वल होगा? 52C43 में कितना ऐड करना होगा? 9, ये दोनों इक्वल हो गई। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? सर इनका यूज क्या है? इनका यूज क्या है? आपने हमें बता दिया कि ये दोनों इक्वल होंगे, तो हमें क्या फ़ायदा? हमें तो फ़ायदा होना चाहिए ना इन चीज़ों का क्वेश्चंस में। तो मैं कहूँगा इसका फ़ायदा मैं आपको ऐसे बताता हूँ। कैसे लिखते हो आप? पहले मैं एक NCR को लिखने का आपको तरीका भी सिखाता हूँ। जैसे आपके सामने आया 5C2, ठीक है, आप कैसे लिखोगे? 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल। इसको कैसे सोल्व करोगे? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे वाला 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो सर ये क्या इसका अंतिम सॉल्यूशन है? मेरा मतलब है कि अंतिम तरीका है ऐसे करने का। अंतिम तरीका से क्या मतलब है आपका? अंतिम तरीका से मतलब है कि क्या मैं इसको ऐसे ही करना पड़ेगा? इतना बड़ा लिखिए मेरे को, क्या इसका कोई शॉर्ट नहीं है कि मैं इसको कम टाइम में शॉर्ट तरीके से सोल्व कर लूँ? तो मैं कहूँगा कि इसका शॉर्ट भी है। कैसे? अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? देखो जो भी आपने काट दिया आपकी वैल्यू आ गई 3 2 से 3 2 कट के 2, 10 वैल्यू आ गई इसकी। तो सर क्या 10 इसकी वैल्यू इतना बड़ा सोल्व करके लाना होगा? क्या हम कम करके नहीं ला सकते थे? ला सकते थे। कैसे? 5C2 है, देखना पड़े ध्यान से इसको। ये कितनी बार है नीचे? नीचे कितनी बार है? आप कहोगे नीचे 2 बार है, आप कहोगे नीचे 2 है, 2 है। इसका मतलब ऊपर वाले को सिर्फ 2 बार लिखना है, 5 गुणा 4 इतना ही लिखना है।
ऊपर वाले को सिर्फ 2 बार लिखना है क्योंकि नीचे 2 ही है, तो ऊपर वाले को लिख दिया 5 गुणा 4, 2 तक ही जाना है बस। और नीचे वाले का फैक्टोरियल की तरह नीचे वाले को ओपन कर देना है 2 गुणा 1। क्या सेम चीज़ नहीं आई? जी बिल्कुल सेम चीज़ आई, सेम चीज़ आ गई, लेकिन समझ में थोड़ा मुश्किल आई आपके। सेम चीज़ आज तो गई लेकिन समझ में आने में थोड़ी दिक्कत हुई। तो 1-2 एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, 1-2 उदाहरण इसके और लेके देखते हैं। देखो जैसे आपको लिखा हुआ है 7C2, इसका क्या करें, इसको कैसे ओपन करें? मैंने कहा नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले को सिर्फ 2 बार लिखना है, 7 गुणा 6, बस 2 बार तक ही जाना है क्योंकि नीचे 2 ही बार लिखा हुआ है। और नीचे वाले का फैक्टोरियल ओपन करना है, नीचे वाले का फैक्टोरियल ओपन करना है। क्या आ गया? 7 या 21। सर हम ऐसे नहीं मानेंगे, एक बार प्रूव करके बताओ जैसे आप पूरा करते थे। ठीक है जी, इसका पूरा क्या होगा? 7 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करो, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा 2 फैक्टोरियल का 2 गुणा 1 और फिर 5 फैक्टोरियल का 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो एक बात देखो कि ये और ये कट गया, इसी को हम ऑलरेडी काट के लिख रहे थे यहाँ पे, इस चीज़ को हम लिख ही नहीं रहे थे, हम सिर्फ इतना लिख रहे थे 7 गुणा 6 और 2 गुणा 1। दोनों सेम चीज़ नहीं है क्या? ये दोनों सेम चीज़ नहीं है क्या? आप कहोगे सेम चीज़ है, यानी हम इस कैलकुलेशन को, जो इतनी कैलकुलेशन है, इसको हाइड कर रहे थे, इसको हम लिख ही नहीं रहे थे, इसको हम ऑलरेडी काट रहे थे। यही मैंने आपको सिखाया है कि आपके पास अगर 7C2 लिखा है, नीचे कितनी बार लिखा है? 2 लिखा है, तो 2 बार तक ऊपर लिखना है और नीचे वाले का फैक्टोरियल ओपन करना है। जैसे 7C3 देखो एक बार, 7C3 देखो क्या होगा? नीचे वाला कितनी बार है? 3 है, तो ऊपर वाले को सिर्फ 3 बार तक लिखना है, सिर्फ 3 बार तक लिखना है और नीचे फैक्टोरियल ओपन करना है 3 2 1। नीचे वाले का तो पूरा लिखना है फैक्टोरियल, जो नीचे है ना उसका, वो कितनी बार है? 3 है, तो 3 फैक्टोरियल लिखना है। 4 होगा तो 4 फैक्टोरियल लिखना होगा, 5 होगा तो 5 फैक्टोरियल लिखना होगा। तो यहाँ क्या करोगे अब? 3 दूनी 6, 7 पंजे क्या आ गया? 35। अब आप देखोगे वैसे भी ये आएगा क्योंकि आप लिखोगे 7 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या आएगा? 4 3 2 1 और यहाँ नीचे भी 4 3 2 1 आएगा, वो यहाँ से कट जाएगा। 7C4 को देखो कितनी बार है? 4 है, तो ऊपर वाले को सिर्फ 4 बार लिखना है आपको, नीचे वाले का फैक्टोरियल ओपन करना है। जो कट रहा है उसको काट लो, इसकी वैल्यू भी 35 आ गई, इसकी वैल्यू भी 35 आ गई। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हमें कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी। जैसे हम NPR में भी क्या कर रहे थे, जो दोनों का अंतर होता था उसको उतनी बार लिखते थे और नीचे वाले का फैक्टोरियल लिख देते थे, नीचे वाले का फैक्टोरियल लिख देते थे। इसी तरह यहाँ दूसरा तरीका ये है कि जो नीचे कितनी बार है? 3 बार 4 बार, उतनी बार ऊपर वाले को लिखना है। 4 बार है तो 4 बार तक लिखना है और नीचे वाले का जो है 4, जो भी संख्या है यार, उसका फैक्टोरियल लिख देना है, उसका फैक्टोरियल लिख देना है। और आप देखोगे कि इनकी वैल्यू दोनों की 35 आई है। और आपने अभी जो सीखा था कि आनी भी 35 चाहिए थी, आनी भी 35 चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? इन दोनों का योग, n तो दोनों का सेम है और इन दोनों का योग जो हो रहा है वो 7 हो रहा है, तो यानी आनी भी 35 चाहिए थी और आई भी 35 है। तो सर ये चीज़ भी मैं हमारे को समझ में आ गई, आपने हमें सब चीज़ें ये तो बता दी। जैसे मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने पहले तो ये आपको फैक्टोरियल बताया कि फैक्टोरियल को इस तरह से लिखते हैं, या मैंने कहा कि n अगर ये इक्वल है n और n माइनस r है और दोनों का योग अगर n हो रहा है तो ये संख्याएं इक्वल होती है। अगर 7C4 इक्वल टू 7C3 आएगी, ये मैंने कहा। फिर मैंने कहा कि आप इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे लिख सकते हो? NCR को, जो r है, r जितनी भी बार है सिर्फ उतनी बार ऊपर वाली को लिखना है घटते हुए ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, घटते। जैसे 7 से यहाँ 2 लिखा हुआ था, हमने 2 बार लिखा और 2 गुणा 1 कर दिया। 7C3 होगा जैसे आगे, यहाँ 3 था तो ऊपर वाले को 3 बार लिखा और नीचे 3 2 1 लिख दिया। यहाँ 4 था तो ऊपर वाले को 4 बार लिखा और नीचे 4 3 2 1 लिख दिया।
अब इतना तो समझ में आ गया, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हमने इनको कैसे लिखा। अब और क्या इनके यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि जैसे आपको कहीं पे लिखा है, एग्जाम में आपके पास लिखा आ गया 15C13, मान लो आप कोई क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे और उसके लास्ट में उसका आंसर जो आ गया 15C13, 15C13 उसका आंसर आ गया। क्या आप इतना बड़ा लिखोगे? जैसे मैंने पहला तरीका तो क्या बताया, सबसे पहला तो वही था, क्या तरीका था, 15 फैक्टोरियल बटे 13 फैक्टोरियल और 15 माइनस 13 2 फैक्टोरियल। ये तो एनसीआर था, एनसीआर ये होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तो क्या क्या आपने 15 था 15 फैक्टोरियल, नीचे 13 था r 13 था 13 फैक्टोरियल, n माइनस r 15 माइनस 13 2 फैक्टोरियल लिख दिया। तो क्या इसको पूरा सोल्व करूँ मैं? पूरा सोल्व करूँ क्या? पहला तरीका तो यही था कि पूरा सोल्व करते जाऊँ मैं इसको, ठीक है, तो पूरे में तो टाइम लगेगा। दूसरा मैंने क्या कहा, दूसरा मैंने इतना बताया कि इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ऊपर वाले को, अभी जैसे यहाँ पे कहा कि 3 है तो ऊपर वाले को 13 बार लिखना है मेरे को और घटते हुए ऑर्डर में लिखना है। तो मैं क्या ऐसे 13 बार लिखूँ? हो गया 13 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार हो गया। और नीचे वाले को भी 13 गुणा 12 ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को, 1 तक 2 गुणा 1। यानी अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई, अभी तक आपको चीज़ें सिखाई, उनसे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि इनका तो यूज़ है, इनका यूज़ ऐसे है कि इनको शॉर्ट ट्रिक में आप बदल सकते हो। आपने सबसे पहले तो ये सिखाया, ये तो अपने आप में बड़ा हो ही रहा है इसको सोल्व करना। फिर आपने ये सिखाया कि आप क्या कर सकते हो, ये जो नीचे है ना उतनी बार लिख दो और नीचे जो भी है उसका फैक्टोरियल कर दो। लेकिन सर ये भी बड़ा हो रहा है, तो मैंने जो चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, 15C13 किसके बराबर होगा? 15C2 के बराबर होगा। ये 13 है, इन दोनों का योग इक्वल है इसके n के, तो ये इसके इक्वल होगा। तो चाहे आप 15C13 निकालो चाहे 15C2 निकालो, दोनों एक ही बात है, दोनों की एक ही वैल्यू आएगी। यहाँ पे उसका यूज है। अब आंसर आपके एग्जाम में ये आ गया तो इसको सोल्व करना बड़ा हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आप 15C13 आपको जब भी निकालना होगा तो आप 15C2 निकालोगे। अब इसको निकालना आसान है, नीचे 2 लिखा है तो इसको 2 बार लिख दो ऊपर वाले को और नीचे वाले का फैक्टोरियल लिख दो। क्या आ गया? 15 7 105। कितना आसान था इसको सोल्व करना। मैं पूरी चीज़ वापस समझाने वाला हूँ आपको, लेकिन आपको इतना समझ आया कि नहीं आया? फिर भी मैं एक बार आपको वापस समझाता हूँ कि मैंने इतनी देर में क्या किया है। 3-4 चीज़ें जो मैंने लिखी है वो सारी एक जगह लिखने जा रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब किसी भी संख्या को सोल्व करना हो, मेरे को 7C4 को सोल्व करूँ तो मेरे पास तरीका पहला तो ये है 7 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। पहला तरीका तो मेरे पास सोल्व करने का ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 3 गुणा 2 गुणा 1। मैंने सोल्व किया 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 से 4 और 3 दूनी 6 से 6, यहाँ आया 35। एक तरीका तो इसको सोल्व करने का ये। दूसरा मेथड ये कि सर आपने बताया कि यहाँ जो है ना उतनी बार लिख लो ऊपर वाले को, जैसे 7C4 है, 4 है यहाँ पे, तो ऊपर वाले को सिर्फ 4 बार लिखना है घटते हुए क्रम में। 4 बार लिखना है तो 7 को घटते हुए क्रम में मैंने 4 बार लिख दिया, 1 2 3 और 4। यानी लास्ट 1 तक नहीं जाना। कहने का मतलब इतना ही, फैक्टोरियल तो ओपन करना है लेकिन 4 बार तक ही ओपन करना है, क्योंकि नीचे 4 लिखा हुआ है और नीचे 4 है ना उसका फैक्टोरियल ओपन करना है। तो 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ से आपने काट लिया 4 को 4, 3 दूनी 6, यहाँ से 35 आया। ठीक है, अब जो मैंने तीसरा तरीका बताया अभी वो क्या था? वो ये था कि 7C4 को आप 7C3 भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर इसकी और इसकी वैल्यू दोनों का योग n के बराबर है तो ये और ये वैल्यू इक्वल होगी। अब 4 बार लिखने के बजाय मेरे को ये 3 बार ही लिखना पड़ेगा, तो कम बार लिखना पड़ेगा, मतलब वो आसान होगा। ऐसे जैसे 13 बार लिखना पड़ रहा था 15 में, लेकिन फिर 2 बार ही लिखना पड़ा, तो इसको 3 बार लिख लूँगा मैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 ऊपर और नीचे लिख दूंगा 3 गुणा 2 गुणा 1।
क्या आया 35। देखो तीनों कंडीशन में 35 आ रहा है, ये थर्ड मेथड था। तीनों सिचुएशन में आपके क्या आ रहा है 35 आ रहा है, आएगा 35 ही। ये सबसे लंबा मेथड होगा, फिर ये इससे छोटा और ये सबसे छोटा होगा जो ये आपने किया। अगर आपको यहाँ पे जब भी कोई बड़ी चीज़ दिखे, आर की वैल्यू जब भी बड़ी दिखे तो आपको उसको छोटी पहले बनाना है। कैसे बनाओगे? जैसे टोटल 7 हो रहा था, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 करने के लिए कितना करना पड़ेगा मेरे को? 3 करना पड़ेगा। तो उस 7C3 की वैल्यू निकाल लो आप। जैसे आपको मैंने अभी याद दिया था 15C13, 15C13 याद करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टाइम लगेगा। तो मैं याद क्या कर सकता हूँ 13, कितने का गैप है? 2 का गैप है, तो 15C2, क्योंकि इन दोनों का सम अब क्या हो जाएगा 15। तो 15C2 निकालना मेरे लिए हमेशा 15C13 निकालने से आसान रहेगा। अब तक हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसको सोल्व करना देखा है, और इसी फॉर्मूले से अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप तुरंत लिख दोगे आंसर तो, लेकिन जब बड़ी होगी कैलकुलेशन तो आप सोचोगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी आंसर है, लेकिन उसको आसान कैसे बनाना होगा कैलकुलेशन को, इसी तरीके से मैंने इतने तरीके आपको सिखा दिए इसको सोल्व करने के, जो तरीका आपको शूट करे और जो क्वेश्चन की डिमांड हो वो आपको करना है ताकि आप कम से कम टाइम लगे। बस अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। मैंने कॉम्बिनेशन का मतलब भी आपको समझा दिया कि चुनने के तरीके से होता है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम वैसे वैसे इनको और अच्छे तरह से समझते जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 5 पुरुष और 5 महिला खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ियों को कितनी अलग अलग टीम बनाई जा सकती है? 6 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि 5 मेल है और 5 जो है आपके वुमेन। उसमें से आपको लेना है 6 प्लेयर की टीम बनानी है। अब पहली बात यहाँ ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसे कुछ नहीं बोला कि मेरे को इतनी महिलाएं चाहिए इतने पुरुष चाहिए, 6 प्लेयर चाहिए मेरे को। अब हो सकता है उसमें 5 पुरुष हो 1 ही महिला हो, क्योंकि आपके पास 5-5 है दोनों हाईएस्ट, टोटल मिला के दोनों 10 है, यानी 10 में से मेरे को 6 चुनना है बस। इसके अलावा इसमें मेरे को कोई कंडीशन नहीं दी गई। हो सकता है 5 मेल हो 1 फीमेल हो सकता है 5 फीमेल हो 1 मेल हो सकता है 4 मेल हो 2 फीमेल हो सकता है 3 मेल हो और 3 फीमेल हो। ऐसे मेरे को कोई कंडीशन तो दी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी, तो यही मानना है कि टोटल क्या है, टोटल है 10, यानी n क्या है 10, और लेना कितना है 6, यानी r क्या है 6 बस, और 10CR। यहाँ टीम बनानी है, खड़ा नहीं करना, मैं सिर्फ चुन रहा हूँ। मैंने अभी भी बोला था 15 में से जब आपको 11 प्लेयर चुनने हैं उस टाइम पे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब 11 प्लेयर को जब बैटिंग के लिए भेजना होगा तब परम्यूटेशन यूज करते हैं। तो यहाँ मेरे को 6 लोगों की एक टीम चाहिए, वो टीम में कैसे भी खड़े रहे, मेरे को 6 लोगों की टीम चाहिए, वो आगे पीछे कैसे भी खड़े रहे, कौन आगे हो कौन पीछे हो कौन कहाँ हो उससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ चुनना है। सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। अब मेरे को अगर वहाँ अरेंज करना हो कि मैं पहले नंबर पे इस प्लेयर को, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको, तब मैं परम्यूटेशन यूज करूंगा। अभी तो सिर्फ मेरे को कॉम्बिनेशन यूज करना है, तो मेरे को सिर्फ 10 प्लेयर है उनमें से 6 लेना है। तो 10CR, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 6 प्लेयर चाहिए मेरे को, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। बस यही करना है आपको। 10C6। अब इसको सोल्व करने का तरीका मैंने क्या सिखाया कि 6 बार है तो ऊपर वाले को 6 बार लिख दो, आप ऊपर वाले को 6 बार लिख दो। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यही बताया था। और नीचे वाले का फैक्टोरियल ओपन करना है, यह आपको बताया गया था। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि ये बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो इसको छोटा कैसे बना सकता हूँ, 10C4 लिख के। दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ अभी, ताकि आपकी हैबिट में आ जाए। फिर आप जो तरीका सही है ना, जो आपको शॉर्ट लगे उसी को यूज करना है एग्जाम में, लेकिन मैं अभी करने की दृष्टि से ताकि आपको समझ में आएगी कैसे करनी, इसलिए अभी दोनों तरीके बता रहा हूँ। मैंने कहा 10C6 निकाला, मैंने कहा था ये 6 है नीचे, तो ऊपर वाले को 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 बार तक करना है और घटते क्रम में, एक एक घटते क्रम में लिखना है। तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 5, और ये कितनी बार लिखा हमने, सिर्फ 6, और नीचे 6 है तो 6 का फैक्टोरियल ओपन कर देना है, 6 का फैक्टोरियल ओपन कर देना है। अब मैंने ये भी बताया कि अगर इन दोनों का सम n के इक्वल हो तो ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी 10C6 जो है वो 10C4 के इक्वल भी होगा। और ये हमें खुद को सोचना होगा कि ये 6 है और टोटल 10 हो रहा है,
तो कितने चाहिए मेरे को, 4 चाहिए, तो 10C4 जो है 10C6 के इक्वल होगा। अब यहाँ मेरे को 6 तक करना पड़ रहा था ऊपर वाले को, यहाँ देखो 6 था तो मेरे को 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, यहाँ 6 तक लिखना पड़ रहा था, 6 1 2 3 4 5 6 तक, लेकिन यहाँ मेरे को 4 तक ही लिखना पड़ेगा। तो ये इजी हुआ ना, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 हो गए 4, 1 2 3 4 और नीचे वाले 4 का फैक्टोरियल। अब दोनों को सोल्व कर लो, यहाँ देखो 6 5 से 6 5 कट गया, अब देखो चीज़ दोनों सेम ही है, और काट लो, 4 दूनी 8 से 4 दूनी 8 कट गया, 3 तिया 9 से 3 तिया 9 कट गया, 7 तिया 21 और 10 यहाँ आ गया 210, यहाँ भी 210 ही आना चाहिए बिल्कुल, 4 दूनी ये 8 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 10 210, क्या आ गया 210। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना था इसको, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इससे थोड़ी स्पेशल कंडीशन आएगी, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। पहले मैंने क्वेश्चन को आपको सोल्व करना सिखाया कि 10 में से 6 लोगों को लेना था 10C6, मैंने इसको 2 तरीके से सिखाया, 3 तरीके से। पहला तरीका कहीं यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ सीखने की दृष्टि से था कि फॉर्मूला क्या होता है, हो सकता है कभी कभी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, सीधा फॉर्मूला लिख दे एग्जाम में, तब उसको यूज़ करना था। बाकी तो मेथड सिर्फ आपके सामने 2 ही है, 2 में भी हमारे को वो यूज़ करना है जो कम कैलकुलेशन कराए। कम कैलकुलेशन वही कराएगा जिसके आर का मान कम होगा, जिसके आर का मान कम होगा वो हमेशा कम कैलकुलेशन कराएगा। तो आर का मान अगर ऑलरेडी ज़्यादा दिया गया है तो मेरे को आर का मान कम करना पड़ेगा। आर का मान कैसे कम कर सकता हूँ मैं, अगर ये 6 है और टोटल 10 है तो 10 - 6 करूँगा 4, तो यहाँ एन आर की वैल्यू 4 लिख दूंगा। जैसे मान लो 20 हो और आपको 15 दिया जाए, 20C 15, तो 15 और 20 में कितने का अंतर है 5, तो 20C 5 के बराबर होगा, ऐसे मैं करूँगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टी में 30 लोग हैं, यदि सभी को एक दूसरे से हाथ मिलाना हो तो कितने हाथ मिलाना संभव है, मतलब कितने हाथ अपने आप में हैंडशेक होंगे। इंग्लिश में देखो, देयर आर 30 पीपल्स इन द पार्टी, इफ एवरीवन इज टू शेक हैंड्स विद अनदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल, कितने हाथ जो है अपने आप में पॉसिबल हो सकते हैं। अब आप कहोगे इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्यों, ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आया, इसका भी एक रीज़न है कि इसमें कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज हो सकता है। अब आप आंसर दोगे इसमें, बताओ, कई लोग 870 देंगे, कहीं 435 देंगे, जो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते उनको नहीं पता कैसे करना है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो हो सकता है 870 दे दें और कुछ 435 दे दें। तो आपको देखना कि अब 870 राइट है कि 435 राइट है। देखो क्या बोलना चाह रहा है मैं, सबसे पहले तो मैं इसको करने का तरीका सिखा देता हूँ आपको कि करना क्या होता है, फिर मैं समझाऊंगा क्यों, क्योंकि जब तक आपको क्यों का जवाब नहीं मिलेगा कि ऐसा क्यों आया, तब आपको लगेगा नहीं कि क्या सीखा हमने। तो अब जरूरी है कि सबसे पहले तो मैं इसका तरीका सिखा दूं कि एग्जाम में अगर आपके आता है तो आपको ऐसे तुरंत कर देना है। देखो 30 लोग हैं, एक आदमी 29 लोगों से मिलाएगा, बटे 2 करना है, ये इसका आंसर। आंसर तो इसका आपको मिल गया, आंसर तो इसका आपको मिल गया। ठीक है, गुणा कर लो, 15 नामे क्या होता है 135, 13 आ गया, 15 दूनी 30 और 13, आंसर तो आपको इसका मिल गया। कह रहे हो कि सर आंसर तो हमें मिल गया, पर आंसर से क्या होगा, आंसर से बात आपकी बनेगी नहीं, समझ में आना भी आपको ज़रूरी है। तो समझाने के लिए देखो एक एग्जाम्पल लूँगा मैं, इससे मैं नहीं समझाऊंगा, सबसे पहले मैं लूँगा एग्जाम्पल। हाथ मिलाने के लिए कितने लोग चाहिए, ये 2 का भाग इसीलिए दिया था, हाथ मिलाने के लिए कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। भाई दूसरा लोग मिलाएगा हाथ तभी तो हाथ मिलेगा, यानी 2 लोग जब हाथ मिला रहे हैं तो वो एक हैंडशेक हो रहा है, इसीलिए 2 का भाग दिया था, यानी 30/29 इसीलिए तो किया था कि एक आदमी 29 से मिलाएगा, और 2 का भाग किस लिए दिया, 2 का भाग इसलिए दिया कि 2 लोग मिलेंगे तब एक हैंडशेक होगा, तब एक हैंडशेक होगा, इसलिए 2 का भाग दिया। फिर भी इसको नॉर्मल अगर मैं उदाहरण के साथ समझाऊं आपको, आपके पास एक एग्जाम्पल है, 3 लोग हैं, 3 लोग ले लिया आपने, A B C, अब इनमें एक दूसरे से हैंडशेक होगा, हाथ मिलाएंगे, तो कितने तरीकों से इनके बीच हैंडशेक होगा। आप कहोगे कि सबसे पहले A ने B से हाथ मिला लिया, ठीक है जी, फिर A ने C से भी मिला लिया, A ने C से मिला लिया, ठीक है जी, अब B ने C से मिलाया, ठीक है, B ने, तो क्या B A से, ये क्या चीज़ है सर, A ने B से मिला लिया, लेकिन B A वाला भी लेंगे क्या, ये नहीं लेंगे। आप कहोगे इसको क्यों नहीं लिया, जब A ने B से मिला लिया तो हैंडशेक तो हो गया ना, तो आपने जब किसी आदमी से हाथ मिलाया, 2 लोग थे, आपका कोई दोस्त था, उससे आपने हाथ मिला लिया,
तो वो आपने हाथ मिलाया तो उसकी तरफ से भी तो हाथ मिलाना हो गया। तो इसलिए जब ए ने बी से हाथ मिला लिया या आपस में हैंडशेक हो गया तो बी ए का थोड़ी हैंडशेक करेगा, वो तो हैंडशेक हो गया उन दोनों में, तो उसको वापस थोड़ी काउंट करेंगे। यही तो डिफरेंस है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में। यानी जब ए ने बी से हैंडशेक कर लिया तो हो गया इनके बीच तो हैंडशेक। अब बी का ए थोड़ी लिखना अपने को, तो बी ए वापस नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ सिर्फ आगे बढ़ना है, ए बी ए सी, बी का स्टार्ट कर रहा हूँ तो बी सी, बी का स्टार्ट कर रहा हूँ तो बी सी। समझ में आ गई इतनी बात। अब सी ए बी हो गया यहाँ पे और सी बी भी हो गया, सी बी भी हो गया, तो इसका मतलब सी का तो ऑलरेडी हैंडशेक हो गया। तो कितने तरीके हुए इनके, कितने तरीके हुए? 3 तरीके हुए ना, 3 हैंडशेक पॉसिबल हुए यहाँ पे। अगर इसको फॉर्मूले से जो मैंने बताया अभी जो आपको करने का तरीका, उससे कैसे निकालते? 3 लोग हैं तो 3 और उससे जस्ट एक कम लिखते, 2 और 2 का भाग देते, तो भी 3 ही आते, तो भी 3 ही आते आपके। ठीक है, अब देखो सर एक बार 4 हो तो 4 का एग्जाम्पल बता दो हमें, ताकि और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए, और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो 4 का एग्जाम्पल देखो, चार लोग हैं ए बी सी डी, इनके बीच हैंडशेक करवाना है। ए बी इन्होंने हाथ मिला लिया, ए सी ने मिला लिया, ए डी ने मिला लिया। मैंने कहा आगे बढ़ते जाना है, बी का ए से नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका, तो बी सी से मिलाएगा, फिर बी डी से मिलाएगा। जब बी ने डी से मिलाया तो डी ने बी से भी मिला लिया हाथ। ठीक है, सी का देखो, सी का पीछे नहीं जाना, सिर्फ आगे बढ़ना है, सी डी। अब डी ने तो ऑलरेडी सबसे मिला लिया। ये 6 तरीके हो सकते हैं हाथ मिलाने के, ए बी सी डी 4 है तो ये 6 हैंडशेक हो सकते हैं इनके बीच में। यानी सी और डी के बीच हैंडशेक हो गया तो डी और सी के बीच भी माना जाएगा, वो बी सी के बीच में हो गया तो सी बी के बीच में माना जाएगा। तो 6 तरीके हो गए सर। वो फॉर्मूला से 4 लोग थे, 1 कम 3 और 2 का भाग। यहाँ से भी आंसर आ रहा है 6। यानी आपने पहले तो आंसर देना सीखा कि कैसे इसका आंसर करना है। आंसर करना है जितने लोग हो वो उससे जस्ट 1 कम करना है, दोनों का गुणा और उसमें 2 का भाग देना है। 4 लोग थे तो 4 उससे 1 कम 3 बटा 2, 3 लोग थे तो 3 उससे 1 कम 2 बटा 2। ठीक है, इस चीज़ को और थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाना चाहूँ कि ये भी कैसे आ रहा है, तो एक नज़र डाल सकते हैं। जिसको समझ में आए बढ़िया है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर करना तो आ गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या यूज किया है, यहाँ पे आपने क्या यूज किया है ये बताओ। यानी मैंने कहा कि एक हैंडशेक के लिए 2 पीपल चाहिए, 2 लोग चाहिए, तब एक हैंडशेक माना जाएगा। तो ये 30 लोग थे और जब 2 मिला लोगे तो एक हैंडशेक हो जाएगा। तो यही तो तरीके हुए इनके, 30 गुणा 29, ऊपर वाले को 2 है तो 2 बार तक लिखना है, 30 गुणा 29, नीचे वाले का फैक्टोरियल लिखना 2 गुणा 1। ऐसे हम क्वेश्चन को करते थे इसको, क्योंकि हैंडशेक के केस में हमेशा 2 ही रहेगा तो 30C2 होगा। 30 लोग हैं, जब 2 लोग मिलेंगे तब एक हैंडशेक होगा तो 30C2। ठीक है, अब एक चीज ये भी देखो, जैसे मान लो 4 ही लोग हैं, पहला आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? ये पहला आदमी कितने लोगों से मिलाएगा? 1 2 3 लोगों से मिलाएगा। ठीक है, दूसरा आदमी, अब ए से तो इसका हो गया, ये सिर्फ सी और डी से मिलाएगा तो दूसरा 2 से मिलाएगा। तीसरा का इधर तो हो गया, ये सिर्फ डी से मिलाएगा 1 से, और डी तो हो गया। ये कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6 हो गए। 4 लोगों का 6 आंसर आ रहा था। सर और ज़्यादा बड़ा हो तो बड़ा हो, जैसे मान लो 30, अब 30 पीपल थे यहाँ पे, तो जो पहला लोग है वो कितने लोगों से मिलाएगा? बाकी 29 से। दूसरा है वो पहले से हो गया, वो बाकी 28 से मिलाएगा, क्योंकि खुद से तो मिलाएगा नहीं, अगला 27 से मिलाएगा, फिर अगला 26 से मिलाएगा, ऐसे करते करते जाएंगे। तो यहाँ जाएगा 1। अभी क्या है, 1 से लेकर 29 तक का योग याद करना है। तो 1 से लेकर n तक कोई संख्या हो तो उनका योग क्या होता है? 1 से लेकर n तक कोई संख्या है तो उसका योग होता है n + 1 बटे 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 29 तक है तो 29 और n + 1 30 बटे 2 15। ऐसे भी इसको कर सकते थे। मैंने इसके 3-4 तरीके आपको सिखा दिए, जो आपको समझ में आए वो कर लो। सबसे बेस्ट तो है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितने लोग हैं उसके 1 कम से गुणा करना है, बटे 2 का भाग देना है, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 विशेष लड़कों को हमेशा चुना जाता है तो कुल 11 लड़कों में से 6 लड़कों को कितने तरीकों से चुना जा सकता है? 2 विशेष लोगों को हमेशा सेलेक्ट करना है। अब थोड़ा स्पेशल बात हो गई। पहला क्वेश्चन था, उसमें कुछ स्पेशल नहीं था कि आपको 6 प्लेयर लेने, चाहे महिला लो पुरुष लो कुछ भी करो। 5 महिलाएं देती, 5 पुरुष दे रहे थे।
यहाँ पे क्या करना है आपको, टोटल 11 लड़के हैं, टोटल आपके हैं 11 लड़के, ठीक है। आपको चुनना है 6 लड़कों को चुनना है, टोटल कितने हैं 11 है। चुनना कितना है, सेलेक्ट करना है आपको 6 को, 6 को सिलेक्ट करना है आपको। लेकिन क्या कंडीशन है, क्या केस है कि 2 लड़कों को हमेशा चुना जाता है। जो 2 लोग हैं वो हमेशा आएंगे, ऑलवेज आएंगे। इनका तो क्या हो गया, इनकी अप्रोच लग गई कि इनको तो लेना ही लेना है। जब आप 6 ले रहे हो उनमें ये 2 तो आने चाहिए। अब जब ये 2 आने चाहिए तो इनको तो ऑलरेडी सेट कर दिया हमने, तो कि 6 में से ये 2 तो सेट कर दिया। अब हमारे लिए तो बात कितनी बची कि हमारे को तो 4 को ही चुनना है, क्योंकि उन 2 को चुनना ही नहीं है। वो तो ऑलरेडी बोल दिया कि ये तो है ही है। अब जो है ही है उनमें चुनने का क्या तरीका होगा भाई, जो है तो वो तो फिक्स है, जो है वो तो फिक्स है। तो उन 2 को आप निकाल ही दो। इन 2 को चुनना है तो आपको क्या करना है, 2 को तो अलग सेट ही कर दिया आपने। तो टोटल 11 में से इन 2 को निकाल दिया तो कितने बचे आपके पास, बाकी 9 बचे। 9 में से लेने कितने आपको, 4 लेने। यानी मैंने क्या बोला कि टोटल 11 थे, उनमें से 2 को ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि ये तो लेने ही लेने हैं। जो लेने ही लेने हैं तो उनकी तो क्या संभावना होती है, उनकी तो प्रोबेबिलिटी एक ही होती है। आप मानो तो उनका तो एक ही तरीका होता है कि ले लिया, यही तरीका है उनका। लेकिन अब बाकी जो बचे उनमें तो हम तरीके लगा सकते हैं, क्योंकि बाकियों का हमें पता नहीं है। तो जो 2 थे उनको 11 में से 2 हमने निकाल दिए कि हमें तो अब 9 में से चुनना है, 2 को तो अलग ही कर दिया। और जब 2 फिक्स ही हो गए तो मेरे को कितने चुनने हैं, 6 चुनने थे, लेकिन 2 तो ऑलरेडी फिक्स है, मेरे को 4 ही चुनने हैं। यानी 9 लोगों में से 4 चुनने हैं। तो n की वैल्यू 9, r की वैल्यू 4, आंसर 9C4। 9C4 तरीके हो गए। अब 4 बार तक लिखना है, 9, 8, 7 और 6 हो गई 4, 1 2 3 4, ठीक। तो नीचे 4 3 2 1, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, क्या हो गया 9 7 63 दूना 126। इसके क्या हो गया आंसर, 126 तरीके ऐसे आए। यानी अगर किसी को आपको अगर कहीं पे फिक्स कर दे तो उसको तो हटा ही देना उसमें से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिक्स है, उसको हमें तरीके चुनने ही नहीं है। तो ऑलरेडी फिक्स है कि उसको तो ले ही लिया। अब जो बाकी बचे हम उनमें कार्रवाई करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा। विशेष लड़कों को कभी नहीं चुना जाता है, 2 बोला है यहाँ पे, 2 पर्टिकुलर बॉयज, यहाँ पे 2 है। सेम ही क्वेश्चन है, वो एरिया। फर्क इतना है कि यहाँ पे 2 को हमेशा लेना है, यहाँ पे 2 को कभी भी नहीं लेना है, 2 को कभी नहीं लेना है। अब इसके 2 तरीके आपके पास, यानी मेरे को 2 लेना ही नहीं है, तो 11 में से वो 2 लेने ही नहीं है। अब बाकी 9 बचे उनमें से लेने हैं, और कितने लेने हैं, 6 लेने हैं, क्योंकि 2 को तो लेना ही नहीं है। 11 थे टोटल, उसमें से मैंने कहा 2 लेने ही नहीं है। अब 2 लेने नहीं है, उनको तो अलग कर दो पहले, बाकी मेरे पास बचे 9। अब उन 9 में से मेरे को कितने लेने हैं, 9 में से 6 लेने हैं, क्योंकि 6 लड़कों को चुनना है। तो यह क्या आंसर हो जाएगा, 9C6। अब मैंने कहा इसको छोटा कैसे कर सकते हैं आप, ये बड़ा हो रहा है, तो आप 6 की जगह 9C3 लिख सकते हो। दोनों की वैल्यू मैंने इक्वल बताई थी, तो इसकी वैल्यू क्या करोगे, 3 है तो ऊपर वाले को 9, 8 और 7, 1 2 3 बार तक लिखना था, और नीचे वाले का 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 तिया 9 और 4, कितना आ गया 84, 84 आ गया। बस ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। 8 पुरुषों और 7 महिलाओं में से 5 पुरुषों और 3 महिलाओं का समूह कितने अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, अब और क्या स्पेसिफिक है कि यहाँ पे महिलाएं भी लेनी है और पुरुष भी चुनने हैं। तो महिलाओं को हमेशा महिलाओं में से चुनोगे, पुरुष को हमेशा पुरुष में से चुनोगे। और जहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया एंड, वहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा दोगे। बस इतना ही करना है। यानी आपको क्या करना है, टोटल 8 मेल है और 7 जो है वो मेन है आपके साथ। 5 पुरुषों को लेना है तो 8 में से 5 को लेने के 8C5 तरीके, और यहाँ एंड है तो यहाँ लगाओगे गुणा, और यहाँ पे या होता तो यहाँ पे लगाते प्लस। 3 महिलाएं लेनी है तो 7 महिलाओं में से 3 लेनी है, 7C3। बस इसको सोल्व करना है। 8C5 को क्या लिख सकते हो आप, 8C3 भी तो लिख सकते हो, और 7C3। 8C5 क्या होगा, 8 गुणा 7 गुणा 6, और नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1, और 7C3 क्या होगा, 7 गुणा 6 गुणा 5, 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ से 6 कट गया, यहाँ से भी 6 कट गया, यह आ गया 56 और ये आ गया 35। 56 और 35 को गुणा करना चाहे तो आप इसको 2 में तोड़ लो, जैसे 56 गुणा 7 गुणा 5 कर लो। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि 5 से गुणा कर दो इसको, 56 को 5 से, 56 जे 30, 3 55 25 और 3 28। इसको 7 से गुणा कर दो अब, 0 56 का 6 5
14 और 5 19, क्या आ गया आंसर 1960। यानी मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना बताया कि अगर मेल को चुनना है तो मेल में से ही लेना है, और महिलाओं को लेना है तो महिलाओं में से लेना है, सेम चीज़ों में से लेना है। 8 पुरुष थे 5 लेना है, तरीके 8C5। 7 महिलाएं थी 3 लेनी थी, तरीके 7C3। बीच में और का चिन्ह लगाया है इसलिए मैंने गुणा कर दिया, या का चिन्ह होता तो मैं प्लस का चिन्ह लगा देता और इसको बाकी सोल्व कर लिया। अब आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो भी मैंने बताया उसको एक बार ध्यान से देखना है, क्योंकि जो आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हम चाहेंगे कि आप उनको मेरे से आगे क्वेश्चन करें, मेरे से पहले ही उन क्वेश्चंस को कर लें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।